नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 राष्ट्रीय सुरक्षा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षा का अर्थ। तो वैसे तो आपको सुरक्षा के बारे में पता ही है। सुरक्षा मतलब क्या, बताइए। सुरक्षा मतलब क्या? हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, हम क्या रहे? सुरक्षित रहें। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम इसको देखते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो सुरक्षा व्यवस्था जीवन की आवश्यकता है। प्राणी मात्र के सामान्य जीवों को भी स्व सुरक्षा के लिए शक्ति और साधनों के अनुरूप व्यवस्था प्रकृति ने करके दी है। जो बात सामान्य प्राणी मात्र के लिए है वही मानवीय जीवन की है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था जीवन की क्या है? आवश्यकता है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी ही चाहिए, नहीं तो कोई कुछ भी करके जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए, प्राणी मात्र के सामान्य जीवों को भी स्व सुरक्षा के लिए शक्ति और साधनों के अनुरूप व्यवस्था प्रकृति ने करके दी है। मतलब जो भी प्राणी मात्र हैं, मतलब प्राणी मात्र के जो भी सामान्य जीव हैं, उनको भी स्वयं की सुरक्षा के लिए शक्ति और साधनों के अनुरूप व्यवस्था प्रकृति ने करके दी है कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें, किसकी बात कर लेते हैं? चलिए स्नेल की बात कर लेते हैं। स्नेल की आप छोड़ो, जैसे कछुए की बात कर लेते हैं। तो कछुआ, आप देखना उसके पीठ पर क्या होता है, आप देखना वो इतना कड़क होता है, उस पर आप चढ़ जाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो दबने वाला नहीं है, उसके पीठ पर जो होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उसके लिए एक सुरक्षा कवच है जो उसको प्रकृति ने दिया हुआ है। मतलब अगर उसके पास कोई खतरा आता है तो वो अपने सिर पाँव सबको क्या कर लेता है? अंदर कर लेता है, जिससे कि वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो जो बात सामान्य प्राणी मात्र के लिए है वही मानवीय जीवन की है। सुरक्षा संकल्पना व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित है। सुरक्षा शांति और स्थिरता निर्माण करती है। उसी प्रकार अनिश्चितता से सुरक्षा देती है। राष्ट्र में चुनौतियां, प्रति चुनौतियां होती हैं। राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय भूमि का संरक्षण होना चाहिए। प्रादेशिक अखंडता, नागरिक जनजीवन और राष्ट्रीय साधन संपत्ति की परकीय आक्रमण से रक्षा करना ही राष्ट्रीयता की रक्षा है। इसका अर्थ राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई में लाए जाने वाले सभी संरक्षक उपायों को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहा जाता है? देखिए, सुरक्षा संकल्पना व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित है। समझ में आ रहा है आपको? सुरक्षा केवल बस किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? सुरक्षा संकल्पना व्यक्ति, ठीक है, समाज और देश से संबंधित है ना? देश की भी सुरक्षा होनी चाहिए। देश की सुरक्षा कौन करते हैं? जो हमारे सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा शांति और स्थिरता निर्माण करती है। मतलब सुरक्षा क्या करती है? शांति और स्थिरता निर्माण करती है। जैसे देखो, हमारे जो जवान हैं वो जो हमारे बॉर्डर्स है वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर दुश्मन को अंदर नहीं आने देते हैं, तभी तो हमारे देश में शांति बनी हुई है। अगर वो वहाँ पे उस बॉर्डर पे ना होते तो कभी भी कोई आता बम गिरा के चला जाता। तो शांति वैसे रहती क्या? नहीं रहती। तो हमारे जो जवान हैं वो क्या करते हैं? हमारे देश की शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो शांति सुरक्षा क्या करती है? शांति और स्थिरता निर्माण करती है। उसी प्रकार अनिश्चितता से सुरक्षा देती है। और इसी तरह से जो सुरक्षा है क्या करती है? अनिश्चितता से सुरक्षा देती है। मतलब हमें टाइम टू टाइम जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती रहें। राष्ट्र में चुनौतियां, प्रति चुनौतियां होती हैं। हाँ, होती हैं, अलग अलग चुनौतियां आती हैं राष्ट्र के सामने। राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय भूमि का संरक्षण होना चाहिए। प्रादेशिक अखंडता, नागरिक जनजीवन और राष्ट्रीय साधन संपत्ति की परकीय आक्रमण से रक्षा करना ही राष्ट्रीयता की रक्षा है। मतलब जो लोग भी आक्रमण करते हैं हमारे देश पर, उससे हमारे देश की रक्षा करना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या है? राष्ट्रीयता की रक्षा है। इसका अर्थ राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई में लाए जाने वाले सभी संरक्षक उपायों को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई में लाए जाने वाले सभी संरक्षक उपायों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था सुरक्षा का अर्थ।
तो मुझे लगता है कि इतना सब पढ़ने के बाद आपको सुरक्षा तो एकदम अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं भारत का इतिहास। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल से भारतीय इतिहास की ओर देखने से पता चलता है कि भारत पर पश्चिम उत्तर दिशा से विदेशियों के आक्रमण हुए थे। उस समय भारतीय राजाओं के अधिकार में अलग अलग राज्य थे। देखिए, प्राचीन काल से भारतीय इतिहास की ओर, मतलब जैसे हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पश्चिम और उत्तर दिशा से विदेशियों के आक्रमण हुए थे हमारे देश पर, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, उस समय भारतीय राजाओं के अधिकार में अलग अलग राज्य थे। उदाहरण के लिए देखिए क्या है, मौर्य, गुप्त, मराठा आदि ने राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने की क्षमता लोगों में निर्माण की थी। अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य विस्तार के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय तथा योजनाएं, उसका प्रारूप तथा नियोजन और संरक्षण व्यवस्था की योजना दिखाई देती है। देखिए क्या हुआ था कि पहले क्या होता था कि जो भारतीय राजा लोग थे उनके अधिकार में ना एक एक क्या होता था, अलग अलग राज्य होते थे। ठीक है, तो वो लोग भी सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी ध्यान देते थे, क्योंकि जो विदेशी थे वो आकर के क्या करते थे, भारत पर आक्रमण कर देते थे। तो ये लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में ही विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पुराना इतिहास है कि हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा रखनी चाहिए। इससे ही शांति और स्थिरता रह सकती है। अब हम क्या देखेंगे, संकल्पना। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते समय कुछ संकल्पनाओं को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि उनका राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध है। जैसे कि राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि संकल्पनाएं इस प्रकार है। तो देखिए पहला क्या है, राष्ट्र। तो राष्ट्र मतलब देखिए, राष्ट्र अर्थात एक ही भौगोलिक प्रदेश में एक ही संस्कृति, एक ही वंश, धर्म के अथवा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनमें एकता की भावना होती है, उस प्रदेश को राष्ट्र कहा जाता है। समझ में आया आपको राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र अर्थात एक ही भौगोलिक प्रदेश में एक ही संस्कृति, एक ही संघ, धर्म के अथवा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनमें क्या होती है, एकता की भावना होती है, उस प्रदेश को क्या कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, अब आता है राष्ट्र राज्य। तो कोई राष्ट्र राज्य कब होता है? भूप्रदेश, लोग और संप्रभुता, इन तीन घटकों के कारण राष्ट्र राज्य बनता है। समझ में आया आपको? राष्ट्र राज्य कब बनता है? तो भूप्रदेश, लोग और संप्रभुता, इन तीन घटकों के कारण राष्ट्र राज्य बनता है। भारत एक क्या है, राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र राज्य में अनेक प्रकार की विविधता हो सकती है। उदाहरण, भारत में वांशिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक जैसी अनेक विविधताएं हैं। मतलब राष्ट्र राज्य में ना अलग अलग क्या हो सकती है, विभिन्न प्रकार की विविधता हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में वांशिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक, भौगोलिक और आर्थिक जैसी अनेक विविधताएं हैं। अब यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा राष्ट्र इस संकल्पना के स्पष्टीकरण में है। और राष्ट्रवाद की परिभाषा किसमें है? राष्ट्र इस संकल्पना के स्पष्टीकरण में है, जो हमने यहाँ पर ये राष्ट्र में देखा था ना। देखिए यहाँ पर वही, लोगों की देश हित के बारे में जो भावनाएं व्यक्त होती हैं उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? लोगों की देश हित के बारे में जो भावनाएं व्यक्त होती हैं। मतलब जैसे आपके ही मन में आ जाए कि हमारे देश में ये करना चाहिए, इससे हमारे देश का क्या होगा, भला होगा, हमारे देश का हित होगा, तो ये क्या हो गया, राष्ट्रवाद। मतलब आप क्या है, एक राष्ट्रवादी हैं। समझ गए आप राष्ट्रवाद का मतलब? चलिए, उदाहरण के लिए जब हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं तब भारत को एक संघ राज्य कहते हैं। उसमें विविध भाषा, धर्म के लोगों की पहचान भारतीय रूप में ही होती है, अतः भारत को एक संघ कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला क्या है, और राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित मतलब क्या? देखिए, राष्ट्रहित देश के मूलभूत मूल्यों से संबंधित होता है। इन मूल्यों को देश का भौगोलिक विस्तार, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटकों के आधार पर निश्चित किया जाता है। ठीक है, ये मूल्य देश के संविधान में है। भारतीय संविधान के घोषणा पत्र में ये
अंतर्निहित है। जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, संघराज्य पद्धति और समानता ये भारत के मूलभूत मूल्य हैं। इन मूल्यों के कारण देश का सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य संस्थान के प्रकार की प्रणाली समझ सकते हैं। तो ये होता है राष्ट्रहित। अब क्या है यहाँ पर अगला, राष्ट्रहित हमने पढ़ लिया। राष्ट्रीय सामर्थ्य, तो ये क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय सामर्थ्य की सहायता से देश के मूलभूत मूल्य और राष्ट्रहित की रक्षा होती है। ठीक है, राष्ट्रीय सामर्थ्य की सहायता से क्या होता है, देश के मूलभूत मूल्य और राष्ट्रहित की रक्षा होती है। देश की रक्षा की क्षमता को राष्ट्रीय सामर्थ्य कहा जाता है। राष्ट्रीय सामर्थ्य किसे कहते हैं, जैसे देखो आपने सुना होगा कि उसके सामर्थ्य के अनुसार उससे आप कोई भी काम दो, मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है। ठीक है, तो वैसे ही जो देश की रक्षा की क्षमता है ना, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सामर्थ्य कहते हैं। प्राचीन काल से आज तक राष्ट्रीय सामर्थ्य राजनीति के केंद्र स्थान में रही है। मतलब जो प्राचीन काल से आज तक राष्ट्रीय सामर्थ्य राजनीति के केंद्र स्थान में रही है। समझ में आया आपको, मतलब कोई राजनीति करता है तो किसकी मतलब सबसे ज़्यादा उसके केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रीय सामर्थ्य ही होता है। अतः राष्ट्रीय सामर्थ्य प्राप्त करने के प्रयास प्रत्येक राष्ट्र द्वारा किए जाते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य प्रभावी होता है वह देश किसी भी क्षेत्र में अपना हित संबंध बढ़ाने में समर्थ रहता है। जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य कमजोर होता है वह देश अपने हित संबंध सुरक्षित रखने के लिए अन्य राष्ट्रों से सहयोग लेता है। समझ में आया आपको। देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य क्या होता है, प्रभावी होता है, मतलब हम समर्थ होते हैं कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो वह देश किसी भी क्षेत्र में अपने हित संबंध बढ़ाने में समर्थ रहता है। मतलब वह देश अपने किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकता है, अपने हित संबंध बढ़ा सकता है। ठीक है, और जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य क्या होता है, कमजोर होता है, वह देश अपने हित संबंध सुरक्षित रखने के लिए अन्य राष्ट्रों से क्या लेते हैं, सहयोग लेते हैं। अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से दूसरे देशों के साथ होने वाले संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता को राष्ट्रीय सामर्थ्य कहा जाता है। हर राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए तथा अपने हित की रक्षा करने के लिए अपना राष्ट्रीय सामर्थ्य बढ़ाने का अनेक तरीकों से प्रयास करता है। फिर सही बात है ना कि हर एक देश क्या करता है, अपने अस्तित्व के लिए तथा अपने हित की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, अपना राष्ट्रीय और जो उनका राष्ट्रीय सामर्थ्य है उसे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय सामर्थ्य देश के भौतिक तथा अभौतिक घटकों की सहायता से अस्तित्व में आता है। भौतिक घटकों में कोयला, लौह इस्पात, अन्य खनिज तथा पानी जैसे प्राकृतिक साधन संपत्ति का समावेश होता है। इनकी सहायता से राष्ट्रीय औद्योगिक क्षमता निर्माण की जाती है। भारत का अंतरिक्ष संशोधन और अणुविज्ञान क्षेत्र का योगदान भारत के राष्ट्रीय सामर्थ्य निर्मित का बड़ा घटक है। अभौतिक घटकों में देश की जनसंख्या, उनका मनोधैर्य और देश के प्रति होने वाली जिम्मेदारी आदि का समावेश होता है। तो देखिए बच्चों, क्या दिया यहाँ पर कि राष्ट्रीय सामर्थ्य देश के भौतिक तथा अभौतिक घटकों की सहायता से अस्तित्व में आता है। तो भौतिक घटकों में कोयला हो गया, लौह इस्पात तथा अन्य खनिज, ठीक है, तथा पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन संपत्ति का क्या होता है, समावेश होता है। इनकी सहायता से राष्ट्रीय औद्योगिक क्षमता निर्माण की जाती है। सही बात है ना। आप जहाँ पे कोयला जाता होगा, फिर लौह होगा, इस्पात होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो जो हमारा औद्योगिक क्षमता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और भारत का अंतरिक्ष संशोधन अणुविज्ञान क्षेत्र का योगदान भारत के राष्ट्रीय सामर्थ्य निर्मित का बड़ा घटक है। अभौतिक घटकों में देश की जनसंख्या, उनका मनोधैर्य और देश के प्रति होने वाली जिम्मेदारी आदि का समावेश होता है। अब यहाँ पर अगला क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो चलिए राष्ट्रीय सुरक्षा देख लेते हैं। तो अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए किए गए उपायों को सुरक्षा कहा जाता है। सुरक्षा तो हमने पढ़ा ही, तो सुरक्षा किसे कहा जाता है, अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए किए गए उपायों को। ठीक है, हमें कोई मिटा ना सके, हमारा अस्तित्व रहे, उसके लिए जो भी उपाय किए जाते हैं इसे क्या कहा जाता है, सुरक्षा कहा जाता है। हर राष्ट्र की आंतरिक तथा बाह्य चुनौतियाँ होती हैं, उनमें राष्ट्र रक्षा के उपाय निश्चित किए जाते हैं।
अतः राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्र के बाह्य आक्रमण के साथ ही देशांतर्गत शत्रु से देश की रक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। देखिए क्या होता है कि हर राष्ट्र की आंतरिक तथा बाह्य चुनौतियां होती हैं, है ना। मतलब बाहर वाले भी आक्रमण करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे देश में होते हैं ना, वो भी देश का बुरा ही सोचते हैं, ठीक है। तो बाहरी लोगों से तथा जो हमारे घर के अंदर घुसे हुए, मतलब जो हमारे देश में रहते हैं और देशद्रोही हैं, तो उनसे अपने देश की रक्षा करना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। समझ में आया आपको। तो अतः राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्र के बाह्य आक्रमण के साथ ही देशांतर्गत शत्रु से देश की रक्षा भी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो देश में ही रह के देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बाह्य आक्रमण रोज घटने वाली घटना नहीं है, फिर भी शांति काल में राष्ट्र सुरक्षा के लिए की गई तैयारी अथवा किए गए उपाय, इनका राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संबंध होता है। अतः शांति के समय सजग रहकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निर्मित सुरक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में मूलभूत मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार देशांतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय सुरक्षा के लिए अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या आ गया, उपक्रम आ गया। तो यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा के पूरा पढ़ लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा।